Hello everyone and welcome to the new lecture of FRB that is फ्री रिवीजन बैच। तो आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तुम बोलोगे सर रोज़ यही बोलते रहो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब है तो क्या करें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और अभी रिसेंटली जो एसएससी जे का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी क्वेश्चंस ठीक ठाक अमाउंट में पूछे गए इन टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ये जान लेते हैं कि ये किस पार्ट किस चैप्टर में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 5 के कौन से चैप्टर में, रिकॉल करते हैं। चैप्टर 1 में क्या था, 52 से लेकर 78 यूनियन एग्जीक्यूटिव। चैप्टर 2 में क्या था, पार्लियामेंट 79 से लेकर 122। चैप्टर 3 में क्या था, आर्टिकल नंबर 123 जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देते हैं। चैप्टर 3 जो आर्टिकल नंबर 123 है ये ऑर्डिनेंस की बात करता है, जिसको कि हिंदी में अध्यादेश बोलते हैं। अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जब भी ये एक्चुअल में एक टेम्पररी लॉ मेकिंग टूल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। क्यों क्यों दिया गया है, अब कोई भी अगर लॉ बनना है, कानून बनना है, तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा से उस बिल को पास होना ज़रूरी है एंड प्रेसिडेंट से एसेंट मिलना, राष्ट्रपति की सहमति मिलना। अब मान लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों या फिर इनमें से कोई एक सदन में सेशन में इनका सत्र नहीं चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा। और मान लो कि एकदम बहुत ही इमीडिएट इमरजेंसी पड़ गई कोई एक चीज़ पे लॉ बनाने की, तो अब कैसे लॉ बनेगा, और इमरजेंसी है, तो ऐसे इमरजेंसी लॉ मेकिंग पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल नंबर 213 के तहत, यानी 1 और 2 को एकदम घुमा दो अक्षय कुमार की तरह। ये देता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर टू गवर्नर यानी राज्यपाल को। तो यानी सर दोनों कर सकते हैं, कर तो सकते हैं लेकिन अपने क्षेत्र अधिकार तक, यानी कि ये जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं उस पर लॉ बना सकता है प्रेसिडेंट, और ये जो है स्टेट लिस्ट के लॉ पे सब्जेक्ट बना सकता है गवर्नर। और ये जब लोकसभा राज्यसभा फिर से मतलब ये आएंगे सत्र में, तो 6 हफ्ते के अंदर अप्रूव करना होता है, और नहीं अप्रूव किया इन्होंने तो वो ऑर्डिनेंस डेड हो जाता है। क्लियर। और इससे एसोसिएटेड एक केस है ऑर्डिनेंस है डीसी वाधवा केस। ठीक है, जहाँ पे बिहार के गवर्नर थे, आप थोड़ा गलत यूज़ कर रहे थे अपने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का, मतलब एकदम खूब ढेर सारे ऑर्डिनेंस ले आए, जिसकी वजह से फिर डीसी वाधवा केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ज़्यादा हवा में मत उड़ो, ज़मीन पे पैर रखो। तो ये 1, 2, 3 चैप्टर हो गए 123। अब ये जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये आता है चैप्टर नंबर 4 में। कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक, 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147। ठीक है, और आखिरी चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, जो किसकी बात करता है, कैग की, आर्टिकल नंबर 148 से 152। अब ये हम देखेंगे, सॉरी 151, तो ये हम देखेंगे किस में, ये हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्थाओं में, कैग के बारे में वहाँ पर पढ़ेंगे, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, और बीच में हमने एक आर्टिकल नंबर 76 अटॉर्नी जनरल भी देखा था, जो मैंने आपको बताया था कि हम आगे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 को। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 124 से, जो कि बहुत बड़ा आर्टिकल है अपने आप में। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बात करता है, जो कि हर आर्टिकल, या फिर अगर हम बात करें तो जो हमने देखा है किसी भी हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो उसका जो पहला आर्टिकल होता है वो उसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट जो चैप्टर था आर्टिकल 52 से लेकर जो 78 है, तो उसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था 52 से 62। तो 52 क्या बात कर रहा था, स्टैब्लिशमेंट और या फिर देयर शैल बी एन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टॉक्स अबाउट दैट देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी कि CJI होना चाहिए और 7 से ज़्यादा जजेस नहीं होना चाहिए। ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। ओरिजिनली का मतलब है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, सिंपल 26 नवंबर 1949, तो ये लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में। बट अभी अगर बात करें तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, मैक्सिमम जो हो सकती है वो 34 हो सकती है, इंक्लूडिंग CJI। ठीक है, CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी कितनी है एट प्रेजेंट,
तो एट प्रेजेंट है 32 इंक्लूडिंग CJI, ठीक है। तो मैक्सिमम 34 हो सकती है, और ओरिजिनली कितना लिखा था, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन 7 अदर जजेस, यानी कि 8 हो सकते हैं, ठीक है। अभी कितने हो सकते हैं मैक्सिमम 34। और अभी कौन है CJI, अभी है CJI हमारे धनंजय वाई या फिर DY चंद्रचूड़ जी। पहले कौन थे, फर्स्ट कौन थे, फर्स्ट थे हीरालाल जय किशन दास कनिया, और इन शॉर्ट HJ कनिया। क्या कोई विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है, आंसर इज नो, नेवर। आज तक इंडिया को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई विमेन नहीं मिली है, लेकिन हाँ फर्स्ट विमेन जज पूछ सकता है कौन रही है सुप्रीम कोर्ट की। जैसे अभी अगर बात करें तो अभी भी विमेन जजेस हैं, जैसे हिमा कोहली जी विमेन जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो फर्स्ट विमेन जज की अगर बात करें तो फातिमा बीवी, जिनको कि अभी पद्मश्री से नवाजा गया पोस्टमसली 2023 का। आगे बढ़ते हैं। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। अधिकतम आयु कितनी होगी, 65 साल, 65 ईयर्स। यहाँ पे ध्यान रखना कोई मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है कि न्यूनतम आयु इतनी चाहिए, नो मिनिमम एज का कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स। रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफ़ा, ये राष्ट्रपति को देते हैं, कौन, जो जजेस होते हैं वो। क्यों, क्योंकि यही इनको अपॉइंट करता है। अ जज में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द क्लॉज 4, अभी वो हम क्लॉज 4 देखेंगे जिस मैनर में जज का रिमूवल होगा। अ पर्सन, अभी 124 में ये ध्यान रखिएगा, अ पर्सन शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वालिफिकेशन, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में या फिर एक से ज़्यादा हाई कोर्ट में सक्सेशन में 5 साल तक जज रहा हो, या फिर 10 साल तक एडवोकेट रहा हो। यहाँ पे या है, या का मतलब या नहीं वो, ठीक है। मैं कन्हैया किसका भैया वो करता है ठीक है। तो ये और है यहाँ पे या, और यहाँ पे भी और है, मतलब या तो आप 5 साल तक जज रहे हो हाई कोर्ट में, या 10 साल तक एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या फिर राष्ट्रपति की नज़रों में एक डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट, यानी कि जुरिस्डिक्शन की, यानी कि न्यायिक जो होती हैं चीज़ें उनकी नॉलेज रखने वाला, बहुत अच्छी नॉलेज आप रखते हैं, तो राष्ट्रपति की अगर आंखें चमक गई कि क्या बनता है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए, बस उठा के आपको सड़क से उठा के स्टार बना देगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी रिमूव्ड बाई, शैल नॉट बी रिमूव नहीं होगा, शैल बी रिमूव्ड होगा, ठीक है। शैल बी रिमूव्ड बाई एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट पास्ड आफ्टर एन एड्रेस बाई ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जब मन आया तो हटा दिया कि चलो निकलो, आ जाओ भाई बाहर आ जाओ, ऐसा नहीं। इसके लिए ये एड्रेस पास होना चाहिए ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा एंड राज्यसभा, और इसका मतलब ये है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनका कोई रोल नहीं होता है रिमूवल ऑफ जजेस में, जिस तरह उनका कोई रोल नहीं होता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट में। याद आ रहा है आपको, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन हिस्सा लेता है, इलेक्टेड, इलेक्शन है तो इलेक्टेड ऐसे याद कर लो, MPs प्लस MLAs। रिमूवल में ऑल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है, कोई MLA है, कोई विधायक है, नहीं है, यहाँ पे है विधायक, और कैसे, इलेक्टेड वाले। क्लियर। और सेम यहाँ पे भी है। वहाँ पे प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी नहीं, तो जैसे ही वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुए दोनों हाउसेस से, प्रेसिडेंट हट जाता है। यहाँ पे क्या, दोनों हाउसेस से रेजोल्यूशन पास होने का प्रेसिडेंट का ठप्पा लगता है, तब हटता है। और ये हम कहाँ से लिए इनका रिमूवल का प्रोसीजर, ज़रा बता दीजिए कमेंट में। उसी देश से लिए हैं जहाँ से इम्पीचमेंट का प्रोसेस लिए हैं, और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी लिए, और वहीं से जहाँ से फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। अब तो बता दो, हैं तो वासेपुर का वो याद आ रहा नहीं, वो थप्पड़ मारता है, अब तो बता दे, है ना। आगे के शब्द आप जानते हैं। सपोर्ट लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है। सपोर्टेड बाई अ मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, ठीक है। अब ये टोटल मेंबरशिप क्या है, तो टोटल मेंबरशिप है यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी, वही सेम मेजॉरिटी जिससे कि हटाया जा रहा था किसको, प्रेसिडेंट को। लेकिन यहाँ पे प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, वहाँ पे हम देख रहे थे कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा, किसी हाउस में आ सकता है, ये भी इसके रिमूवल का रेजोल्यूशन भी किसी हाउस में आ सकता है। वहाँ पे इनिशियली हमें 1/4 लोग चाहिए थे जो सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ प्रेसिडेंट को हटना चाहिए। अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे, यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे, दोनों में नहीं, जहाँ पे आ रहा है। देन इसको स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। तो ये यहाँ से भी पास करवाना होगा, ये यहाँ से भी, इस तरह था। यहाँ पे क्या है, ये 1/4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। लोकसभा में अगर लाना है तो 100 लोगों की
इसमें वो होनी चाहिए, कॉन्करेंस सहमति होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा में आ रहा है तो 50 लोगों की, दोनों में नहीं, जहाँ पे भी आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा और यहाँ से भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जजेस इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1968 1968 में, ठीक। और इसको किस ग्राउंड पे हटाया जा सकता है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, यानी कथित कदाचार किसने किया हो, और या फिर इनकैपेसिटी, यानी कि ये कैपेबल नहीं है जज रहने के, इसको इन ग्राउंड्स पर हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को किस ग्राउंड में हटाया जा सकता है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। ओथ की अगर बात करें, 124 में ही चल रहे हैं अभी। ओथ की बात करें, शपथ की, तो शपथ कौन दिलाता है? आई शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है। और नंबर ऑफ जजेस of the Supreme Court shall plead or act in any court, no judge of the Supreme Court shall plead or act in any court after retirement। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है यहाँ पे कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है ये कहीं दिख ना जाए प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए। आर्टिकल नंबर 125, वहीं पे अगर बात करें ना अटॉर्नी जनरल की, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, भारत सरकार का वकील होता है, ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकता है रिटायरमेंट के बाद। अनुच्छेद 125 ये सैलरी की बात करता है, सैलरीज ऑफ जजेस उतनी ही पे की जाएंगी जितना पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। और इनकी सैलरी कहाँ से ड्रॉ होगी? यू नो दैट कि जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो कि नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट है, जिस पे वोटिंग नहीं हो सकती है। आर्टिकल नंबर 126, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब ये होता है, हमने देखा था अभी एक्टिंग प्रेसिडेंट देखा था कि अगर राष्ट्रपति, या फिर एक्टिंग स्पीकर देखा था कि अगर मान लो राष्ट्रपति एब्सेंट है या वेकेंट हो गए तो टेम्पररी तौर से किसी को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट। जैसे कि हमारे जब जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे, उनकी जब डेथ हो गई थी, थर्ड प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे कंट्री की, इनकी डेथ हो गई तो वीवी गिरी जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय, ये प्रेसिडेंट बन गए, ये प्रेसिडेंट के चुनाव लड़ने चले गए। तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो प्रेसिडेंट बन गए, तो ही वॉज एक्टिंग प्रेसिडेंट। देन इलेक्शंस हुए, परमानेंट प्रेसिडेंट डिसाइड कर लिया गया। क्लियर। 127 ये एडहॉक जजेस की बात करता है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्पररी। एडहॉक जो ये वर्ड होता है इसका मतलब होता है टेम्पररी, ठीक है, इसका मतलब होता है टेम्प्रेरी। और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वाला चैप्टर बाकी है और स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ा है, बिकॉज अगर आपको पार्लियामेंट समझ में आ गया तो स्टेट लेजिस्लेचर भी आप समझ सकते हैं। नहीं होगा तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं एक लेक्चर में समअप करके वो करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो एडहॉक का टेम्प्रेरी जजेस की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब कोरम ऑफ जजेस मीट नहीं करता है। तो कोरम हमने पढ़ा था पार्लियामेंट में भी, आर्टिकल नंबर 100 क्लॉज 2, कि भाई कोरम क्या होता है कि 10% होता है। अगर इतने मेंबर्स नहीं हैं तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हाउस को एडजर्न कर देगा, स्थगित कर देगा कुछ टाइम के लिए। उसी तरह यहाँ पे भी कोरम, अब जैसे कि मैं भी डिसाइड कर लूँ कोरम कि अगर मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट है, मान लेते हैं 6 लाख, ठीक है, अभी 600 के हम लोग के सब्सक्राइबर्स हो गए, तो अगर मैं डिसाइड कर लूँ इसका 10% यानी 60,000, अगर स्टूडेंट वीडियो नहीं देखेंगे या फिर क्लास में नहीं आएंगे तो फिर मैं लेक्चर नहीं लूँगा। तो ये हो गया कोरम, ठीक है। तो कोरम यहाँ पे भी होता है, तो अगर वो मीट नहीं करता है तो जो CJI होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कुछ टेम्प्रेरी जजेस को अपॉइंट कर देता है, ठीक। 128 पे आते हैं, अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस। तो रिटायर्ड जजेस का मतलब जो जजेस रिटायर हो सकते हैं उनको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इस हो सकता है उन्होंने इस पर्टिकुलर, मान लो कि कोई केस आया, कोई केस आया और उस पर हमारे कोई जज साहब थे या फिर कुछ लोग जजेस थे हमारे जिन्होंने उस केस पे रूलिंग दी थी, तो उनको उसके बारे में ज़्यादा पता है, तो वो रिटायर्ड जजेस को फिर से बुलाया जा सकता है कुछ टाइम के लिए, कुछ केस को सॉल्व करने के लिए। इस तरह से वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बुलाया जा सकता है प्रेसिडेंट की सहमति लेने के बाद। 129 ये सुप्रीम कोर्ट को एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बताता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने जो भी उसने डिक्री का मतलब होता है उसने कोई भी रूलिंग दी है, जैसे कि केशव नंदा भारती केस में उसने बोला कि भाई पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड तो कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड चल रही हैं। इनको फर्दर जब आएंगे केसेस तो वो जो पुराने जो रिकॉर्ड में है सुप्रीम कोर्ट के, उनको यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया ख़त्म, वो सब रिकॉर्ड में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के। 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है कि दिल्ली जो होगी वो सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगी, यानी कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। और किसी और जगह में अगर बिठाना है तो वो CJI कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि
दिल्ली है। साउथ इंडिया में भी एक होना चाहिए, तो उन्होंने बोल दिया चलो अमरावती में एक हाई कोर्ट होगा, अमरावती में एक हाई कोर्ट होगा। तो ये कौन कर सकता है? सीजेआई, या फिर एक इसकी ब्रांच, मतलब एक ब्रांच हम बोल सकते हैं कि इसकी ब्रांच, या फिर बेंच उसी को बोलते हैं, जुडिशियल लैंग्वेज बेंच बोलते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसकी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की मेन सीट तो दिल्ली में है, लेकिन इसकी बेंच यहाँ पे होंगी, तो ये सीजेआई कर सकते हैं। अभी नहीं है, अभी सिर्फ दिल्ली है, क्लियर। और अगेन वहाँ पे भी अप्रूवल किसका लेना होगा? प्रेसिडेंट का। 131, अब यहाँ से आते हैं जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार की, इसकी औकात कहाँ कहाँ तक हम ये बोल सकते हैं। तो ये बात करता है मूल क्षेत्राधिकार की, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो एंड नॉट नेसेसरीली बाय द वे ऑफ अपील। जैसे यूजुअली आपको क्या करना होता है, आपको पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है कोई केस को लेके, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट के। ऐसा नहीं कि सीधा वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सिर्फ कुछ ही चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। जैसे कि आपका अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत ही आता है। बट अगेन सुप्रीम कोर्ट पूछता तो ज़रूर है, बेटा हाई कोर्ट क्यों नहीं गए थे, हैं यहाँ पे क्यों आ गए? क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस इतनी ज़्यादा रहती है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये किस चीज़ का है? ये है जब सेंटर, केंद्र और राज्य आपस में लड़ जाएं, या फिर एक से ज़्यादा राज्य आपस में लड़ जाएं। तो ये हम लोगों के लिए नहीं है ये 131, ये हैं जो ये सरकारें लड़ जाती हैं आपस में, उसके बारे में है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे इसको। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से लड़ गई है, फिर मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट आपस में लड़ गई, वो है, ठीक है। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को सॉल्व कर सकता है और कोई और नहीं। इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनके इलेक्शन का भी अगर कोई डिस्प्यूट है ना, तो वो भी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इलेक्शन डिस्प्यूट इनका सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देख सकता है। और एमपीज़ और एमएलएस का है, सांसदों और विधायकों का, जैसे अभी चुनाव हुए सांसदी के, अभी हर राज्य में विधायकी के चुनाव होते हैं, तो वो हाई कोर्ट देखता है, ठीक है, अगर कोई इलेक्शन डिस्प्यूट है। 132 पे आते हैं अभी। अपीलेट जुरिस्डिक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अपीलेट का मतलब होता है बाई वे ऑफ अपील। जैसे आप हाई कोर्ट में हैं तो बाई वे ऑफ अपील आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको अपील करना होगा इन सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। 133 है इन सर्टेन सिविल मैटर्स, और 134 है इन सर्टेन क्रिमिनल मैटर्स। यानी 132, 33, 34 ये किसकी बात करते हैं? तीनों ही अपीलेट जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, ये सिविल मैटर्स में, और ये क्रिमिनल मैटर्स में। बस इतना ध्यान रखना है। सिविल क्रिमिनल में मैंने आपको अंतर बता रखा है। सिविल मतलब मैरिज, डाइवोर्स, प्रॉपर्टी, ये सब, और मर्डर का जैसे थेफ्ट, मर्डर चार्जेस, ये सब। और जैसे हमने देखा था कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती है जब वो अपने ऑफिस में है तब। सिविल भी चलाई जा सकती है 2 महीने का प्रायर नोटिस देने के बाद, ठीक है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों के साथ क्या है कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब जो हमारी संसद है वो सदन में चल रही, मतलब जो संसद है वो उसका सदन चल रहा हो, सत्र चल रहा हो, तो उस समय और उससे 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। 135 पे आते हैं। जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। फेडरल कोर्ट का मतलब ये है जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो फेडरल कोर्ट थी, ठीक, जो फेडरल कोर्ट चलती थी, एक तरह से जो बोल सकते हैं सेंटर की कोर्ट, जैसे आज होता है ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट से कंपेयर करिए। तो जो फेडरल कोर्ट है उसके सारे पावर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए। सिंपल, ज़्यादा लोड मत लेना और ये डब्बा हटा दो, ये मत पढ़ो, ठीक है। 136 पे आते हैं, स्पेशल लीव टू अपील बाय सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, डिस्क्रिशन है कि वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकता है किसी पर्टिकुलर केस पे। ये किसी का अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की विल पे डिपेंड करता है। उसको लग रहा है कि ये केस ढंग से डील नहीं कर रहा है कोई लोअर कोर्ट, तो वो स्पेशल लीव लेके वो स्पेशल लीव दे सकता है कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ तुम, ठीक है। 137 क्या है? ये रिव्यू की बात करता है, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने ऑर्डर्स को, जजमेंट्स को रिव्यू करने की पावर रखता है, इसको बोलते हैं रिव्यू ऑफ जजमेंट। 137 ध्यान रखना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखे तो वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा था। हमने देखा था एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन विद द फंडामेंटल राइट शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो वो भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहा है। आर्टिकल 138 पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट द एनलार्जमेंट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो बढ़ाया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव फर्दर जुरिस्डिक्शन पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स इन द यूनियन लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट शैल हैव सच फर्दर जुरिस्डिक्शन पावर्स विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, ठीक है। ध्यान रखना कि मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जा सकता है, ये आप डब्बे हटा सकते हो। 139 कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन रिट्स। Parliament may by law confer on the Supreme Court power to issue directions, orders or writs, any of them for any purpose other than those mentioned in Article 32.
यानी कि रिट जुरिस्डिक्शन में देखा था आर्टिकल नंबर 32 में था सुप्रीम कोर्ट का। किसी और चीज़ को लेकर भी रिट का पावर दिया जा सकता है बाई पार्लियामेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 139 का यूज़ करके। लीस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ठीक है, सबसे कम इंपॉर्टेंट है। 140 पे आते हैं, दैट टॉक्स अबाउट एंसिलरी पावर्स। एंसिलरी पावर्स का मतलब होता है एक तरह से एक्स्ट्रा पावर्स आप बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा पावर का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है मेक बाय लॉ मेक प्रोविजंस फॉर कन्फरिंग अपॉन द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा पावर दे सकता है सुप्रीम कोर्ट को। ये आर्टिकल नंबर 140 बात करता है, ठीक है। एंड 141 की अगर बात करें, दैट टॉक्स अबाउट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी लॉ डिक्लेयर किया, मतलब कुछ भी डिक्री ऑर्डर पास किया, वो सारे कोर्ट्स में, सारे कोर्ट्स का मतलब है कि हाई कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, सारी कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा, बाइंडिंग होगा, बाध्य होगा। याद कैसे रखेंगे, एक और एक ने चार को बाइंड कर रखा है। एंड वन थिंग मोर, एंड दैट इज़ कि इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम चलता है, ध्यान रखना। यूएसए में इंटीग्रेटेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे हायरार्की सिस्टम चलता है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है भारत में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इस चीज़ को हम लिए हैं। और जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंडिपेंडेंस यानी न्यायिक समीक्षा और न्यायिक ये आपकी जो न्यायिक स्वतंत्रता है वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये 141 क्या बात करता है, बाइंडिंग की बात करता है। 142 किसकी बात करता है, एनफोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर्स एज टू डिस्कवरी। सिंपल ये है, ये डब्बे आप छोड़ दो, ठीक है। ये ध्यान रखो बस ये वाला, कि किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए 142 का यूज़ कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी केस चल रहा है, कोई भी मान लेते हैं घटना हुई, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1980, कब हुई थी, 4 में, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस निकली थी, हमें पता है। तो यहाँ पे कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जो विक्टिम्स थे, इसके विक्टिम्स को कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल का यूज़ करके फ्रंट फुट पे आया और बोला कि भाई इतना मुआवजा देना है सरकार को इन सभी लोगों को, क्योंकि सरकार तो फिर ऐसे कुछ करेगी नहीं। तो इसलिए इस आर्टिकल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा पावर दी गई कि आप फ्रंट फुट पे आके खेल सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये पक्का कीवर्ड अगर इस आर्टिकल के बारे में पूछेगा तो ये कीवर्ड तो 100% पूछेगा, फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, ये पक्का लिखा मिलेगा। 143 ये बात करता है किसकी, इसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे एडवाइस यानी कि सलाह लेने के लिए आ सकता है कौन, देश का राष्ट्रपति। किन मैटर्स पे, दो मैटर होते हैं, एक तो मैटर अराइजिंग ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड मैटर अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, दो मैटर्स पे। जो पहला वाला मैटर है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना मैंडेटरी नहीं है, दे भी सकता नहीं भी दे सकता, बट नॉट मैंडेटरी। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में इट इज़ मैंडेटरी, एंड जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। एडवाइस इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर चीज़ें हमारे संविधान पे बाइंडिंग नहीं हैं, जैसे कि कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, ये भी एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, और अगेन दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। एंड द लास्ट आर्टिकल इज़ 144 जो हमें याद करना है, दैट इज़ ऑल सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जितनी भी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं भारत में, भारत के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट की सहायता के लिए काम करेंगी, सुप्रीम कोर्ट को उसके काम में असिस्ट करेंगी, ठीक है। आप असिस्ट करने का मतलब ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला कि आप हमें ये डॉक्यूमेंट्स दो, ये ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे, तुम अपना देखो, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा। 144 में क्या है कि आपको सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज़ जितने भी निचले कोर्ट हैं उनको असिस्ट करना है सुप्रीम कोर्ट को, या फिर ऑल अथॉरिटीज सिविल जुडिशियल शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वही सेम चीज़ लिखी हुई है। ख़त्म हो गया। एक चीज़ देखो यहाँ पे, रेजिग्नेशन किसको देते हैं ये लोग, तो रेजिग्नेशन देते हैं ये लोग प्रेसिडेंट को, अपना राष्ट्रपति को, जिसने इनको अपॉइंट किया है। एक चीज़ देखो कहाँ पे, ये कहाँ है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे कॉलेजियम ऑफ जजेस का बारे में मेंशन नहीं था ना, कोई नहीं, कॉलेजियम ऑफ जजेस हम देख लेते हैं, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम को देख लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ कॉलेजियम सिस्टम, ये कॉलेजियम क्या होता है, तो कॉलेजियम जो सिस्टम होता है, ये देखो अभी मैंने आपको बताया कि नहीं बताया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो इनकी नियुक्ति करता है, अभी बताया मैंने आपको, ठीक है, अभी बताया। ऐसे ही हाई कोर्ट अभी पढ़ने वाले, तो हाई कोर्ट में भी क्या करता है, जो प्रेसिडेंट ही है वो अपॉइंट भी करता है और शिफ्ट भी करता है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में शिफ्ट करने का काम भी प्रेसिडेंट का होता है। तो प्रेसिडेंट अकेले नहीं करता ये काम, प्रेसिडेंट कुछ जजेस से, खासकर CJI से पूछ के करता है। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। हुआ क्या, इससे एसोसिएटेड कुछ केसेस हैं, जैसे फर्स्ट जजेस केस है जिसमें कि
सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति ये अपने आप अपॉइंट ना कर दे, सीजेआई से पूछ के करे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो भी एडवाइस देगा ये सीजेआई वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे, नॉट बाइंडिंग। सेकंड जजेस केस में क्या बोला? सेकंड जजेस केस में बोला कि प्रेसिडेंट पे वो जो एडवाइस जो सीजेआई भैया देंगे वो बाइंडिंग होगी, और सीजेआई भैया अपने मन से नहीं दे देंगे, 2 और जजेस से पूछेंगे। देन आया थर्ड जजेस केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रेसिडेंट पर वो जो एडवाइस देगा सीजीआई बिल्कुल माननी पड़ेगी, ऐसे अपने आप से नहीं, लेकिन ये सीजीआई 2 नहीं 4 जजेस से पूछ के करेंगे। तो यहाँ से बना क्या, पूरा ये कॉलेजियम बोलते हैं इसको, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉलेजियम। फिर हुआ एक फोर्थ जजेस केस, लेकिन इससे पहले कुछ हुआ था, एंड दैट वाज 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसने क्या किया, इसने इस कॉलेजियम को हटा दिया, इसने इस कॉलेजियम को हटा दिया और इसकी जगह ले आया NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम की एक संस्था, जो जजेस के अपॉइंटमेंट और इनके ट्रांसफ़र से डील करेगी। देन आया आखिर में फोर्थ जजेस केस, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसने NJAC को ख़त्म कर दिया, रिपील्ड NJAC, और कॉलेजियम सिस्टम को फिर से लेके आया, जो कि एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन दी लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी। हाई कोर्ट पे आते हैं। अब हाई कोर्ट की अगर बात करें तो ये किस पार्ट में आएगा, ये पार्ट नंबर 6 में आएगा, ठीक है। तो जो भी स्टेट वाली चीज़ें हैं, गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये सब पार्ट 6 यानी भाग 6 में आती हैं। आर्टिकल 214 से इसके स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद नंबर 214। सबसे पहले तो ये इस्टेब्लिशमेंट की बात करेगा हाई कोर्ट। अब अगर आपको ये हाई कोर्ट वाला सुप्रीम कोर्ट वाला अच्छे से समझ में आ गया तो हाई कोर्ट वाला भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 214 बस आपको आर्टिकल्स का थोड़ा सा एक रेंज याद रखना है कि 214 से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो हाई कोर्ट होना चाहिए हर राज्य में। आर्टिकल 214 बोलता है, 215 बोलता है हाई कोर्ट्स टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। देखो वहाँ पे हमने क्या देखा था, आर्टिकल नंबर 129 दैट सुप्रीम कोर्ट शुड बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहीं पे 215 ही बोल रहा है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। 216 की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट की बात करता है कि इसमें एक चीफ जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट उसको बोलते हैं, एंड अदर जजेस। अब वहाँ पे हम चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ उसको ना बोल के हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसलिए बोल रहे थे बिकॉज इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे तो काफ़ी हाई कोर्ट हैं, तो वो हम चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलेंगे। एंड सच अदर जजेस एज द पार्लियामेंट में डिसाइड, यानी कि स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। वहाँ पे भी कौन स्ट्रेंथ डिसाइड कर रहा था, पार्लियामेंट डिसाइड कर रहा था, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 217 217, दिस टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट बाई प्रेसिडेंट कंसल्टेशन सच अदर जजेस एज प्रेसिडेंट में फील नेसेसरी। इसी को कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। अभी देखा, रेजिग्नेशन ही अपना प्रेसिडेंट को देते हैं, अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ ऑफिस ऑफ अ जज ऑफ हाई कोर्ट बाई प्रेसिडेंट कंसल्टेशन। तो ध्यान रखना, प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देंगे और रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेगा। बस शपथ नहीं दिलाएगा प्रेसिडेंट, शपथ दिलाएगा राज्यपाल, ख़त्म। इसी काम के लिए तो राज्यपाल को अपॉइंट किया गया है कि छोटे छोटे काम तुम वहाँ पे करते रहना, सिंपल, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कन्फ्यूज़न इसी में होता है। अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देंगे, रिमूव भी प्रेसिडेंट कर रहा है, बट ओथ यानी शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का, गवर्नर दिलाता है ओथ, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे इनको अगेन वही सेम ग्राउंड्स पे रिमूव किया जा सकता है, दैट इज़ प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो आपका सेम एज पूरा प्रोसीजर सेम है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10 साल आप या तो एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट के केस में भी देखा था। और यहाँ पे ये मत बोल देना कि 5 साल हाई कोर्ट जज रहा हो हाई कोर्ट में, भैया जज ऑफ हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो या तो 10 साल एडवोकेट रहा हो या कोई भी जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, जैसे कि मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होती है उसमें कुछ जज वगैरह रहा हो, तो 10 साल तक उसने कोई जुडिशियल ऑफिस हेल्ड किया हो। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, एंड दैट इज़ कि प्रेसिडेंट के नज़रों में डिस्टिंग्विश जुरिस्ट होना चाहिए। ये हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट में, ये यहाँ पे नहीं है। डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट वाली जो चीज़ है ना, कि राष्ट्रपति की नज़रों में जुडिशरी की नॉलेज अच्छी नॉलेज रखने वाला, वो यहाँ पे नहीं है। आर्टिकल 218 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू नॉट इंपॉर्टेंट। 219 पे आते हैं, ओथ और अफर्मेशन। यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक आर्टिकल पे मत जाना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। यहाँ पे समझना तो था ही, आर्टिकल भी रटना था, भी रिवाइज भी लास्ट में आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे
ये तो याद समझना तो था ही, प्लस आर्टिकल भी याद रखने थे, और कुछ आर्टिकल हैं जो नहीं याद करोगे चलेगा, जैसे कि 139 हो गया, 138 हो गया, ठीक है। ये अगर आप याद नहीं करोगे तो 136 हो गया, तो ये चलेगा। लेकिन अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट वाले बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन से, वो तो आपको रटे हुए होने चाहिए। वो अगर आप कुछ आर्टिकल रट लेते हो अच्छे से तो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपका क्वेश्चन काम हो जाता है, अगर आप सारे आर्टिकल्स भी याद नहीं रखते हो तो भी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, जितने आर्टिकल समझ में आ जाए, आर्टिकल से याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लोड मत लेना इसमें, ठीक है। आर्टिकल 218 क्वालिफिकेशंस ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, ये तो चलो हमने वो कर दिया। ओथ और अफर्मेशन कौन दिलाता है? हाई कोर्ट, गवर्नर दिलाएगा इनको, ठीक है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को। रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग अ परमानेंट जज, वही हमने देखा था, फिर ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस करने का मतलब वही है कि तुमने किसी को सुनाया था जजमेंट, तो मान लो कि तुम उसी हिसाब से जजमेंट सुनाओगे कि मान लो कि यार अगर हम इसको अच्छा जजमेंट दिला देंगे, ये अमीर आदमी है तो हमें फेवर करेगा, हमें अपनी कंपनी में रख लेगा, तो इस तरह से, समझ रहे हो। तो आर्टिकल 221 की बात करें, सैलरीज एक्सेट्रा ऑफ जजेस की बात करता है, सैलरीज वहाँ कौन बात कर रहा था सैलरीज की? आर्टिकल 125। अच्छा, सैलरी निकलती है राज्य की संचित निधि से, और जो पेंशन निकलती है वो भारत की संचित निधि से। क्यों? क्योंकि एक हाई कोर्ट का जज एक ही हाई कोर्ट में तो पूरे लाइफ टाइम रहता नहीं है, मल्टीपल हाई कोर्ट में जाता है, तो फिर सैलरी कौन देगा? तो फिर इंडिया देगा, ठीक है। 222 ट्रांसफ़र ऑफ जज, ये कौन करेगा? अगेन प्रेसिडेंट ही करेगा। सीजीआई की कंसल्टेशन, ना सिर्फ सीजीआई कंसल्टेशन लेता है, बल्कि जिस हाई कोर्ट में उसकी वो होनी है ट्रांसफ़र, वहाँ की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की लेगा, प्लस कुछ और जजेस की भी वहाँ पे वो सहमति लेगा, और जिस स्टेट में अपॉइंट कर रहा है तो वहाँ के गवर्नर की भी सलाह लेता। तो ये सारी चीज़ें कॉलेजियम बोलते हैं इसको। यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस की बात हो रही 223। यहाँ पे देखिए एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप एक्टिंग चीफ जस्टिस आर्टिकल नंबर 126 बात कर रहा था। यहाँ पे कौन बात कर रहा है? 223 बात कर रहा है। जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स, गवर्नर डज नॉट नीड एडवाइस, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, बस ये ध्यान रखना आर्टिकल 225 आपके डिफरेंट जुरिस्डिक्शन की बात करता है। वहाँ पे हमने देखा था 131 सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन बात कर रहा था, 132, 133, 134 एपलेट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा था, 132 आर्टिकल जो है वो रेट जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा था। तो यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस रिस्पेक्ट में होता है? वहाँ पे हमने देखा था अगर सेंटर और स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाती है उस केस में। यहाँ पे वही आप समझ लो जो मैंने आपको बताया था, एमपीज़ और एमएलएज़ का जो इलेक्शन डिस्प्यूट होता है, ठीक है, जो इलेक्शन का डिस्प्यूट होता है ना, उस रेस्पेक्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि आप सीधा यही डील करेगा हाई कोर्ट। 226 ये हम पहले देख चुके हैं, रिट जुरिस्डिक्शन की बात करता है, और हमने देखा था हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से वाइड है, बिकॉज ये लीगल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए भी इशू कर सकता है। अच्छा, एक लीगल राइट का नाम बताइए कॉमेंट सेक्शन में। 227 पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स बाई हाई कोर्ट, मतलब ये है हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक तरह से आती हैं। आर्टिकल 230 228 229 नहीं पढ़ना आपको। 230 पे आते हैं एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट टू यूटीज़, यानी कि जो हाई कोर्ट है हमारे उच्च न्यायालय है, इनका जो क्षेत्राधिकार है वो कुछ यूटीज़ में भी एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे कि अंडमान निकोबार का जो जुरिस्डिक्शन है उसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, वो जाता है किसके पास? कलकत्ता के पास। ये जो आपका लक्षद्वीप है ये किसके पास जाता है? यहाँ तो पाकिस्तान के पास थोड़े ना जाएगा, यहाँ पे जाएगा ये किसके पास? केरला के पास। मद्रास बोल रहा हूँ, कोची जहाँ पे हाई कोर्ट है, मद्रास हाई कोर्ट ही आपका तमिलनाडु में, जो किसको सर्व करता है? जो पुडुचेरी को सर्व करता है, ठीक है। दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, ये महाराष्ट्र हाई कोर्ट में अपना इनका जुरिस्डिक्शन लगता है। जो हमारा अगला है 231, ये बात करता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इसको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था ये पर्टिकुलर प्रोविज़न को, जो कि 1956 में हुआ था। तो ये मैंने आपको जब गवर्नर पढ़ाया था तो वहाँ पे इस चीज़ को बताया था कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ये चीज़ कही थी कि एक गवर्नर मल्टीपल स्टेट्स का जो है गवर्नर सर्व कर सकता है। तो इस चीज़ को 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956 से ऐड किया गया था। सेम गोज़ यहाँ पे भी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो कुछ स्टेट्स का वो एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे कि महाराष्ट्र और गोवा का कॉमन हाई कोर्ट है महाराष्ट्र हाई कोर्ट, यानी गोवा का अलग से अपना कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसका हाई कोर्ट महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ही लगता है। 233 की अगर बात करें, 232 यहाँ पे आपको नहीं पढ़ना है। 233 दैट टॉक्स अबाउट वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एंड जजमेंट्स डिलीवर्ड बाई सर्टेन डिस्ट्रिक्ट जजेस बाई गवर्नर आफ्टर कंसल्टिंग। अंदर कुछ चीज़ों को लेके अगर कुछ भी ऑर्डर पास करना है तो उसमें गवर्नर की सहमति चाहिए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, इसको भी हटा सकते हो। 234 की अगर बात करें, रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस। ये आर्टिकल एक्चुअली में आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, बिकॉज आपके हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूँ 231 तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है 214 से लेके सिर्फ 231 तक ही है, ध्यान रखिएगा।
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ये कौन करेगा, गवर्नर करेगा, ठीक है, गवर्नर ही करेगा। और ध्यान रखना जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट इनकी गवर्नर ही करता है इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कंसल्टेशन लेके इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है बाय दी गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहा है प्रेसिडेंट, और डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट्स हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट जजेस की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, गवर्नर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, बट बिफोर स्टार्ट एंडिंग जल्दी जल्दी आपको कुछ चीज़ें रिकॉल करनी है, अपने ब्रेन को पुश करके रिकॉल करना है। 137 जल्दी से रिकॉल करिए क्या दिया हुआ इसमें। सो दिस टॉक्स अबाउट दी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स, ठीक है, अब यहाँ पे लिखने वाला नहीं हुआ, ठीक है, रिव्यू ऑफ जजमेंट। फिर अगला वाला 142 ये किसकी बात करता है, 141 बोलता है बाइंडिंग है। 142 क्या बात करता है कि किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए सुप्रीम कोर्ट फ्रंट फुट पे खेल सकता है। अगला आर्टिकल दैट इज़ 129 सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 क्या बोलता है, दिल्ली एज दिल्ली एज दी सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 125 ये किसकी बात करता है, सैलरी एंड अलाउंसेस की बात करता है। 131 किसकी बात करता है, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की बात करता है। फिर एक और जल्दी से बताइए कि 138 किसकी बात करता है, दिस टॉक्स अबाउट दी एनलार्जमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये कुछ आर्टिकल्स है, लेकिन जो आर्टिकल आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। 129, 131, 141, 142, 137, ठीक है। ये मैं रैंडम नहीं बोल रहा हूँ ऐसे कोई भी नंबर, ये जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे बता रहा हूँ, ठीक है, रिपीटेडली। 129, 31, ठीक है, और 143 जो कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो ये 5 आर्टिकल अच्छे से याद करिएगा, सुप्रीम कोर्ट से एसोसिएटेड हैं जो, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर होता है ख़त्म, और मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में। बाकी इस लेक्चर का PDF जो है सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी परमार SSC का टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, ठीक है, शेयर वगैरह भी कर दिया करें अगर मन हो तो। थैंक यू सभी को, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।